हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि कांस्टेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास। वेरिएबल्स तो हमारे क्या होते हैं जो चेंज हो सकते हैं, लाइक एक्स वाई जेड, तो इनकी वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम। कांस्टेंट आपके क्या हो सकते हैं जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप के कांस्टेंट होंगे, न्यूमेरिक, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। सो न्यूमेरिक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स यहाँ पे नंबर आएंगे, तो इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक डिजिट्स। अब इसमें आपके डेसिमल हो भी सकते हैं और डेसिमल नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर वहाँ पे डेसिमल नहीं है तो उसको हम बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट, नो डेसिमल पॉइंट। तो अगर ऐसे कांस्टेंट जिसमें डेसिमल नहीं है तो उसको क्या कहा जाएगा, इंटीजर कांस्टेंट। और ऐसे कांस्टेंट जिनमें डेसिमल आएगा तो उसको हम बोलते हैं रियल कांस्टेंट या फिर फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो जनरली यहाँ पे हम फ्लोटिंग पॉइंट ही वर्ड यूज़ करते हैं। तो जब भी अगर आपको डेसिमल दिखाई दे रहा है, दैट इज़ अ फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। इसके बाद है आपका करैक्टर कांस्टेंट। सो करैक्टर आपका क्या होता है, जब भी आपको एक सिंगल लेटर को रिप्रेजेंट करना होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, करैक्टर कांस्टेंट। सपोज मुझे लिखना है ए, तो मैं इसको लिखूंगी इन अ सिंगल कोटेशन, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज़ द करैक्टर कांस्टेंट। और वहीं अगर मैं लिखूं ए एंड डबल कोटेशन, तो इसको मैं बोलूँगी स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो यानी अगर मेरा डबल कोटेशन होता है तो उसको हम बोला जाता है हमेशा स्ट्रिंग, और जहाँ पे सिंगल होता है वहाँ पे बोला जाता है करैक्टर। ये आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि करैक्टर का साइज़ कम होता है और करैक्टर को आप सिंगल कोटेशन से दिखाएंगे और स्ट्रिंग हमेशा कैसी रहेगी, डबल कोटेशन में। और करैक्टर में सिंगल ही टर्म आएगा, यानी 9 लिखा है यहाँ पे, ए कुछ भी हो सकता है। बट स्ट्रिंग में डबल कोटेशन आएगी और साथ में ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा। सपोज मुझे लिखना है हेलो, सो दिस इज़ अ स्ट्रिंग। तो जैसे हम प्रिंट कराते थे तो मुझे प्रिंट कराना होता था तो फिर भी हम क्या लिखते थे, प्रिंट एफ, और इस ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिखा जाता था। तो जब भी आप डबल कोटेशन के अंदर भी लिखते हैं जैसे, तो दिस इज़ अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो जो भी चीज़ डबल कोटेशन के अंदर आएगी दैट इज़ अ स्ट्रिंग, और जो सिंगल कोटेशन के अंदर आएगी दैट इज़ अ करैक्टर। नाउ सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होते हैं। सिंबॉलिक कांस्टेंट, जैसे सपोज आपको अपने प्रोग्राम में कोई वैल्यू है जो बार बार यूज़ करनी पड़ रही है। सपोज दिस इज़ द वैल्यू 3.14159265, पाई की एक्चुअल वैल्यू है जैसे ये। अब मैं बार बार इसको प्रोग्राम में इतना बड़ा लिखूंगी तो कई बार क्या हो सकता है, मेरा एरर भी आ सकती है, या मैं कहीं पे मिस्टेक कर दूं, या कोई वैल्यू क्या रह जाए मेरी टाइप होने के दौरान रह जाए, तो उससे मेरी एरर आ जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में एक नाम दे सकते हैं। जैसे सपोज मैंने इसका नाम रख दिया पाई, ठीक है। तो मैं इतने बड़े वैल्यू की जगह पे इसको यूज़ कर सकती हूँ, मीन्स मैंने इसको एक सिंबल दे दिया, तो दिस इज़ अ सिंबॉलिक कांस्टेंट। फाइन। सपोज मेरा है मेरी कोई वैल्यू है 1 2 3 4 6 9 8, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करूँ, तो जहाँ पे भी मैं कैपिटल ए लिखूँगी तो कंप्यूटर खुद ही समझ जाएगा कि भाई इस कैपिटल ए का मतलब क्या है, दिस वैल्यू। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट को आप किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विद अ पर्टिकुलर सिंबल। तो सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होते हैं, दीज आर द नेम गिवन टू सम कांस्टेंट्स। फाइन। और इसके लिए आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज़ करना पड़ता है। प्री प्रोसेसर कौन से होते थे, जिसके आगे हैश लगता था, जैसे हैश इंक्लूड था, वो होते थे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाने के लिए जो प्री प्रोसेसर यूज़ करना पड़ता है वो कौन सा होता है, हैश डिफाइन। हैश डिफाइन। तो ये सब हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, बस यहाँ पे आपको शॉर्ट में पढ़ना है कि कैसे आपको इसको यूज़ करना है। तो हैश डिफाइन, फिर नेम और फिर वैल्यू। मतलब अगर मैं किसी प्रोग्राम में लिखूँ हैश डिफाइन, अगर मैं लिखूँ नेम रख देती हूँ मैं ए, और वैल्यू है मेरी सपोज 1.4, तो जहाँ पे भी मैं ए लिखती जाऊँगी कंप्यूटर खुद समझता जाएगा कि वहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करनी है, 1.4। तो इस तरह से यूज़ करेंगे, और ये डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। और जनरली हम क्या करते हैं,
इनको जो नेम्स होते हैं ना, ये कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं जनरली, ताकि एक अलग से आइडेंटिफाई हो जाए कि भाई ये हमारे सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स हैं। नाउ टोकन्स हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं किसी भी प्रोग्राम में, और जैसे हम क्या नहीं कर सकते हैं, एक सेंटेंस बिना वर्ड्स वगैरह के नहीं बना सकते हैं, तो वैसे ही हम टोकन्स के बिना कोई भी प्रोग्राम नहीं बना सकते। तो ये हमारे पास बहुत सारे टोकन्स हैं, कीवर्ड्स, कांस्टेंट, आइडेंटिफायर्स, ये सारे आपके क्या होते हैं, टोकन्स ही होते हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं कुछ हमारे पास। तो स्टेटमेंट क्या होता है, जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्रोग्राम का ऐसा पार्ट जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वही आपका क्या है, स्टेटमेंट है ना। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स दे रखे हैं। जैसे एक्सप्रेशन स्टेटमेंट कौन सा होता है, जिसके पीछे एक एक्सप्रेशन दिया होगा और उसके बाद एक सेमी कॉलन लगा होगा। मीन्स एक्सप्रेशन मतलब a+b, है ना, a-b, इस तरह से। तो कोई भी एक्सप्रेशन मैथमेटिकल और उसके बाद सेमी कॉलन लगा है तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट कौन से होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेटमेंट्स, भाई एक से ज़्यादा होंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर होंगे, ठीक है। जैसे ये है, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है और 2 स्टेटमेंट मेरी यहाँ पे है, इसको हम बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। बाकी ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सिलेक्शन होते हैं हमारे, इफ एल्स वाले होते हैं जो इटरेटिव होते हैं, जिसमें लूप्स आ जाते हैं। जंप स्टेटमेंट बोलते हैं गो, कंटिन्यू, ब्रेक, ये आपको याद रखने हैं। लेबल स्टेटमेंट होते हैं केस डिफ़ॉल्ट, क्योंकि पेपर में जब पूछे जाते हैं तो आ जाएंगे व्हाट आर द जंप स्टेटमेंट, व्हाट आर द इटरेटिव स्टेटमेंट्स, इस तरह से ये सारे यूज़ किए जाएंगे। बाकी ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी किया था कि जो हमारा आउटपुट है उसके लिए आपका प्रिंटफ फंक्शन है और जो इनपुट है उसके लिए आपका स्कैनफ फंक्शन है, और ये आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स थे। तो ये सारा हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज़ फॉर रिविज़न पर्पस ओनली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।